नमस्कार सभी को। मैं अनुराधा कश्यप आज आप सभी को एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने आसपास बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से सफ़र करते हुए देखा होगा। आपने थायराइड का नाम ज़रूर सुना होगा। आपने देखा होगा कि हर घर में या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं होती। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी हार्मोन की कमी होने लगती है तो हमें थायराइड होता है। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से हार्मोन हैं जिससे आपको थायराइड हो सकता है। थायराइड अगर ज़्यादा हो गया है या फिर वो हार्मोन ज़्यादा हो गया है तो उससे हमें हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम आते हैं, और अगर वो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो गया है तो उसके लिए उससे होने वाले जो सिम्टम हैं वो क्या क्या दिखाई देते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में थायराइड होता क्या है। तभी हम एक एक करके ये समझेंगे कि प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है थायराइड को बैलेंस करके रखना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि थायराइड हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो देखो, हमारी बॉडी में जो ये नेक वाला रीजन है, ये वाला, इस एरिया को हम बोलते हैं हमारा वेंट्रल साइड। वेंट्रल होता है ये वाला साइड, और जो इसकी पीछे वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। तो जो वेंट्रल पोजीशन है, जहां पर मेल के अंदर यहाँ पे उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देता है जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, यहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स भी होता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। यहीं पर हमें अपनी एक ग्लैंड दिखाई देती है, ग्रंथि दिखाई देती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, जो कि तितली के शेप जैसी दिखाई देती है, बटरफ्लाई जैसी दिखाई देती है, जिसकी एच शेप होती है। जो हमारी विंड पाइप होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं और अंदर जाता है, उसके चारों तरफ, उसके सामने आपको वेंट्रल पोजीशन पे क्या दिखाई दे जाता है, थायराइड का एक ग्लैंड दिखाई देता है। ये बहुत ही छोटी सी ग्रंथि होती है और ये बटरफ्लाई जैसी होती है। इस ग्रंथि का मेन काम क्या होता है, एक हार्मोन को सिक्रीट करना जिसको आप बोलते हो T3 और T4। हमारे ब्रेन के अंदर एक बड़ी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। वो ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, वो हमारी इस ग्लैंड के ऊपर जाता है और यहाँ पर जाकर के काम करता है, जिसके रिजल्ट में हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो T3 और T4 नाम के हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि आपके पास अगर T3 और T4 को हम थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगर T3 और T4 हमारी ये वाली ग्लैंड जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोल रहे हैं, ये ग्लैंड अगर कंटिन्यू नॉर्मल तरीके से निकालती रहती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो BMR है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो कंट्रोल रहती है। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, आपको जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं अपने दिन भर के काम करने के लिए, उस कैलोरीज को आप बर्न करते हो प्रॉपरली, तब जाकर के हम बोलते हैं कि हमारी BMR जो है वो सही चल रही है। अगर आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे तो आपकी BMR करेक्ट नहीं है, यानी कि या तो आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे हैं या फिर आप कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपकी BMR जो होती है वो इरेगुलर होती है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, वो उसको कंट्रोल करके रखती है, BMR को कंट्रोल करके रखती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी की BMR को मेंटेन करती है, नंबर 1। दूसरी चीज़, वो हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन भी करवाती है। ब्लड के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो जब कभी नॉर्मल कंडीशन है तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ब्लड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन यस, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में जो इरिथ्रोपोइसिस होती है, जो इरिथ्रोपोइटिक काम होता है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन करना जो होता है, वो हमारी ग्लैंड इस चीज़ को स्टिमुलेट करती है। उसके अलावा जो हमारी मेंटली सिचुएशन होती है उसको भी हमारी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करके रखती है। हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में जिनमें थायराइड सही नहीं होता, उनकी स्किन पिगमेंटेड जो है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, स्किन की पिगमेंटेशन खराब होने लगती है। तो स्किन की पिगमेंटेशन को मेंटेन करके रखती है। हमारी बॉडी में जब हम ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो टिश्यू होते हैं
उनको अपना अपना काम डिसाइड करना होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हेल्प करती है इसको इसको हम बोलते हैं कि टिश्यू डिफरेंशिएशन में वो हेल्प करती है। वो प्रॉपर टिश्यू को जाकर के बताती है कि आपको क्या काम करना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन। आपने कभी फ्रॉग में भी देखा होगा, फ्रॉग जो होता है वो लार्वा होता है फ्रॉग का, और वो बड़ा होकर के क्या बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग बनता है। उस कन्वर्जन को यानी छोटे फ्रॉग से बड़े फ्रॉग में बदलने के लिए भी ये ग्लैंड का होना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी मैंने आपको बहुत सारे काम थायराइड ग्लैंड के इस टाइम पर समझाए हैं, जिसमें हमने बात की कि ये हमारी बीएमआर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा ये हमारी इरिथ्रोपोइटिक फॉर्मेशन में, इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एंड हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन को ये कंट्रोल करती है। उसके अलावा जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में एक और ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है, उस ग्लैंड को ये जाकर के स्टिमुलेट करती है और उसको कुछ हार्मोन बनाने के लिए आगे एक्साइट करती है, जिसमें आपका एपिनेफ्रीन हो सकता है, नॉर एपिनेफ्रीन हो सकता है, जिसको हम एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। तो बेसिकली आप खुद देखो, थायराइड ग्लैंड, अगर ये ग्लैंड हमारी कंट्रोल में रहेगी तो ये कितने सारे हार्मोन को कन्वर्ट कर रही है, कितने सारे हार्मोन को एक्साइट कर रही है, ताकि आपकी बॉडी के फंक्शन जो है वो नॉर्मली चलते रहें। अब बात आई कि थायराइड ग्लैंड मेनली कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है और कैसे सिक्रीट करती है। तो देखिए, जब हमारी थायराइड ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग फॉलिकल होते हैं। इन फॉलिकल को हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल जो होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन की चेन होती है। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, कोशिश करना समझने की। थायराइड जो ग्लैंड है इसके पास छोटे छोटे फॉलिकल रखे गए हैं, जो गोल गोल फॉलिकल रखे गए हैं। उन फॉलिकल के अंदर एक प्रोटीन की चेन मिलती है। उस प्रोटीन की चेन को हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। वो जो प्रोटीन की चेन होती है थायरोग्लोबुलिन, उसके ऊपर जाकर के आयोडीन अटैच हो जाता है, और जब इसके ऊपर आयोडीन अटैच होता है तो उसका अमाउंट हम डिसाइड करते हैं कि अगर एक आयोडीन अटैच हुआ है तो हम बोलेंगे मोनोआइडोथायरोनिन, अगर 2 अटैच हुए हैं तो हम बोलेंगे डाई आइडोथायरोनिन, अगर 3 अटैच हुए हैं तो हम बोलेंगे ट्राई आइडोथायरोनिन, और अगर 4 अटैच हुए हैं तो हम बोलेंगे टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो जो 1 वाला है उसको हम T1 बोल देंगे, 2 वाला है उसको हम T2 बोल देंगे, 3 वाला है जो उसको हम बोलेंगे T3, और जो 4 वाला है उसको हम बोलेंगे T4। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो मेन हार्मोन होते हैं वो T3 और T4 होते हैं। T4 जो है वो आपका थायरॉक्सिन कहलाता है। अब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है ये सब बनाने के लिए? ये हमारे ब्रेन में TSH होता है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। वो हमारी ग्लैंड के ऊपर जाता है और इसे कहता है कि तुम क्या बनाओ, T3 और T4 बनाओ, राइट। अब जो आप डाइट लेते हो उसमें आप आयोडीन लेते हो, करेक्ट। कैसे लेते हो? आप आयोडीन वाला नमक खाते हो। तो उस टाइम पर जब हम आयोडीन वाला नमक लेते हैं या कोई और तरीके से, जैसे हमारे घर में अनियन हो गया, प्याज से हम आयोडीन ले लेते हैं, तो जब हम, या फिर कोई हम नॉन वेजिटेरियन है तो वहाँ से हम आयोडीन लेते हैं, तो जब हम आयोडीन ले रहे होते हैं उस टाइम पर वो आयोडीन जाकर के इस थायरोग्लोबुलिन या इस प्रोटीन की चेन के साथ जाकर के जुड़ जाता है और T3 और T4 बनाता है। किसके स्टिमुलेशन में? TSH के, जो ब्रेन से हमारा निकल रहा है। अब जब T3 और T4 बन गया, वो अपने रिस्पेक्टिव जगह पर जाकर के काम करने शुरू कर देते हैं और हमारी BMR को कंट्रोल करते हैं। तो T3 और T4 दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारी थायराइड ग्लैंड में कुछ और भी मिलता है? तो हाँ, हमारी थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड फॉलिकल हैं जिनमें थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, उसके बाहर आपको एक स्ट्रोमा जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। उस स्ट्रोमा जैसी स्ट्रक्चर में हमें एक और हार्मोन मिलता है जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन, और वो कौन रिलीज करता है? उनको रिलीज करने वाले सेल का नाम होता है पैराफॉलिक्यूलर सेल। तो बेसिकली हमारी थायराइड ग्लैंड में 2 तरीके के सेल मिलते हैं। एक होते हैं जो थायराइड के अंदर होते हैं, जो हमारी थायराइड फॉलिकल हैं उनके अंदर होते हैं, और एक होते हैं जो थायराइड फॉलिकल के बाहर होते हैं। बाहर वाले जो सेल हैं उनको हम पैराफॉलिक्यूलर सेल बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में
क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूंगी। लेकिन आज हमारा मेन फोकस है T3 और T4 पे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जब ब्रेन सिग्नल देता है तो TSH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और वो हमारी थायराइड ग्लैंड को कहता है कि तुम जाकर के और T3 और T4 बनाओ। तो जो हम अपना आयोडीन ले रहे होते हैं वो आयोडीन हमारे ब्लड में से निकल के कहाँ अटैच हो जाता है, वो हमारी थायरोग्लोबुलिन पे अटैच हो जाता है, एक प्रोटीन की चेन पे अटैच हो जाता है जिसके अंदर टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है। तो जो ये प्रोटीन की चेन है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन बोल रहे हैं, इसके अंदर आपको टायरोसिन नाम का एक क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड मिल जाएगा। उसके साथ जाकर के कौन अटैच हो जाता है, आयोडीन, और T3 और T4 बना लेता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक बेसिक सी टेक्निक जिसके थ्रू हमें ये समझ में आया कि कैसे T3 और T4 बनता है, उसका काम क्या क्या होता है। BMR को कंट्रोल करना, स्किन की पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना, हमारी मेंटली सिचुएशन को कंट्रोल करना, हमारे जो मेटामॉर्फोसिस होती है या फिर हम बोल सकते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन जो होता है उसको कंट्रोल करना, हमारी एड्रिनल मेडुला से आने वाले एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन को कंट्रोल करना, हमारे IQ लेवल को कंट्रोल करना। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एंड ये सारी कंट्रोल कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। बट अगर थायराइड ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन ना करे तो क्या होगा, तो हमारे अंदर दो कंडीशंस आ सकती हैं। या तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो कम सिक्रीट कर रहा है, या फिर वो ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है हार्मोन को। तो या तो उसका हाइपो सिक्रीशन है यानी कम सिक्रीशन है, और या फिर उसका हाइपर सिक्रीशन है मतलब ज़्यादा सिक्रीशन है। अगर हाइपो सिक्रीशन है तो उसकी दो कंडीशंस हैं। एक तो आप बात करोगे नॉर्मल या जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर हम इसकी बात करेंगे, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हम बात करेंगे। अगर नॉर्मली जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनमें हमारे पास थायराइड का सिक्रीशन कम हो रहा है, यानी T3 या T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है, या फिर जो बच्चे हैं उनमें T3 और T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटेनिज्म। इसको हम बोलते हैं क्रिटेनिज्म। और अगर हमारे पास अडल्ट में डाइट में आयोडीन की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आयोडीन की कमी की वजह से T3 और T4 प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है, उसका हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर आपने देखा भी होगा, यहाँ पे पूरी नेक जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल गॉइटर बोलते हैं, जो कि अडल्ट कंडीशन में हो सकता है या ड्यू टू डाइट डेफिशिएंसी इन आयोडीन, राइट। अगर आयोडीन में डेफिशिएंट है आपकी डाइट तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हमारा जो फीमेल प्रेग्नेंट है या जो छोटे बच्चे हैं अगर उनमें TSH कम है या फिर उनमें T3 T4 कम है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और इनको क्रिटेनिज्म बोला जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो या तो मेंटली रिटार्ड होंगे, मतलब कि वो उनका जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा संतुलित नहीं होगा, या फिर उनमें डीफनेस या म्यूटिज्म आ जाती है, मतलब कि एक तरीके से ऐसा मान लीजिए वो बोल नहीं पाते, गूंगे बहरे हो जाते हैं ऐसे बच्चे जो जिनमें थायराइड की कमी होती है, राइट। या फिर उनकी स्किन अगर आप देखोगे तो स्किन में बहुत सारे पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, स्किन में पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन पिगमेंटेशंस आ जाती हैं। तो ये सारे काम आपको एक बच्चे के अंदर दिखाई दे जा सकते हैं। उसका IQ लेवल कम होगा, या फिर आप उसमें देखोगे कि वो ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, या फिर उसकी जो स्किन है उसमें आप प्रॉब्लम देखोगे समटाइम ग्रोथ से रिलेटेड, या फिर आप उसकी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड सिचुएशंस भी देख सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस क्रिटेनिज्म में होती हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका BMR भी उतना अच्छे से नहीं चल पाता, उनकी हार्ट रेट जो होती है वो भी कंट्रोल नहीं रहती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनकी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। अदरवाइज अगर उनकी डाइट में आयोडीन की कमी हुई तो टायरोसिन जो है उसको आयोडीन मिल नहीं पाएगी और T3 T4 बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो फीमेल जो है वो भी सफ़र करेगी, उनका BMR भी सफ़र करेगा और उनके बेबी का BMR भी सफ़र करेगा, उनका मेंटली सिचुएशन भी हो सकता है उतना ज़्यादा वेल डेवलप ना हो पाए। इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको डाइट में आयोडीन वाला नमक दिया जाना चाहिए। हम घर में ज़्यादातर सेंधा नमक यूज़ करते हैं जो कि आयोडीन रहित होता है, उसमें आयोडीन नहीं होता। बट हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आपको रेगुलरली बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर आयोडीन वाला नमक भी हो, और आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, बट आयोडीन वाला नमक लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दूसरी सिचुएशन जिन लोगों का BP बहुत हाई होता है
उनको आप आयोडीन वाला नमक कुछ टाइम के लिए स्किप करवा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो आयोडीन वाले जो लोग होते हैं, आयोडीन वाले जो आयोडीन खाते हैं, उनमें T3 और T4 जो है वो आपका डाइट की वजह से बैलेंस्ड रहता है, और सिंपल गॉइटर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, यानी उनके गले में स्वेलिंग भी नहीं होती, उनको पानी पीने से भी प्रॉब्लम नहीं होती है। करेक्ट। तो ये थी बातें जब हमने हाइपोसिक्रेशन की बात की। हाइपर सिक्रेशन में क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रेशन होने से सब चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, जैसे बीएमआर बढ़ जाएगा, आपका हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर है जो वो इंक्रीज हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में आपको थायराइड ग्लैंड का कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ये ओवर स्टिमुलेट हो जाती है हाइपर सिक्रेशन से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जिन लोगों में हाइपर सिक्रेशन होता है उनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग आइज, यानी जो उनकी आइज होती हैं वो थोड़ी बल्ज हो जाती हैं, वो थोड़ी बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक डिसऑर्डर, जिसमें हमारी जो आईज होती हैं वो थोड़ा बाहर निकल जाती हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास हर चीज़ का एक कंट्रोल्ड सैंपल हो, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन हो, ना हमें ज़्यादा लेना है ना हमें कम लेना है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास T3 और T4 के कम ज़्यादा होने से क्या होता है। हाँ, हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड इज डिफरेंट सिचुएशन, जिसमें आपके पास जब T3 T4 ज़्यादा हो जाता है, TSH ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास एक कंट्रोल्ड सिचुएशन से हम बाहर आ जाते हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं। जैसे अगर आपने हाइपोथायरॉयड वाले लोगों को देखा होगा जिनमें TSH कम होता है, TSH एक्चुअली ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके T3 और T4 तो कम हार्मोन बना रहे हैं, इसीलिए आप हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हुए, राइट। लेकिन आपके TSH उसको क्या करता है, ज़्यादा स्टिमुलेट होना पड़ता है ताकि प्रॉपर अमाउंट में T3 और T4 बनता रहे, क्योंकि T3 और T4 उतना बन नहीं पा रहा था, तो TSH ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और TSH बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयड कंडीशन, राइट। इसमें आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, इस कंडीशन में इंसान जो है वो हमेशा थका हुआ फील करेगा, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा लेजीनेस उसके अंदर आ जाएगी। उसके अलावा उसकी मसल्स में पेन होगा, उसकी चेस्ट में पेन हो सकता है, उसकी लेग्स में पेन हो सकता है। लेग्स की मसल में पेन होने की वजह से उसको बेचैनी फील होगी, उसके पाँव में दर्द हो सकता है, उसके राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में दर्द हो सकता है। समटाइम हमें नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती हैं अगर साथ में विटामिन B12 की भी कमी हो जाए। ऐसे इंसान को बीपी जो है उसका हमेशा कम रहेगा, और कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, उसका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको मेंटेन करके नहीं रखते हो, आप दवाई नहीं लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में हाइपोथायरॉयड के जो पेशेंट होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। और अगर हम इसके जस्ट अपोजिट सिम्टम देखते हैं तो वो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में मिल जाते हैं, जिसमें हमारा TSH कम होता है, क्योंकि हमारा T3 और T4 ओवर स्टिमुलेट हो चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग हैं उनका BMR इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो जब भी कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अगर वो खाते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन ही नहीं हो पाता और वो बहुत पतले हो जाते हैं। उसके अलावा उनको भूख ज़्यादा लगने लगती है, तो उसमें उनकी हार्ट बीट हमेशा ज़्यादा रहती है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको हमेशा सांस लेने में थोड़ा सा मतलब कि ब्रीदिंग जो है उनकी बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों में आपकी BMR बढ़ गई है और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म बोथ आर वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। इनको कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इवन होता भी है, अदरवाइज़ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये तो थी नेचुरली जब T3 T4 या TSH कम ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करनी होती हैं, जैसे कि आप नेक को इस तरीके से हल्के हाथों से मूव भी कर सकते हो, या फिर हम अपनी नेक का इस तरीके से रोटेशन भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो ग्लैंड है ये कंट्रोल रहे। हम डीप इनहेलेशन कर सकते हैं, सांस बहुत लंबा ले सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम जैसे एक्सरसाइज की जा सकती हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखा गया है जो हमारी ग्लैंड होती है। इसके अलावा कुछ एलोपैथी मेडिसिन भी होती हैं जो इसके लिए सजेस्ट की जाती हैं, एंड कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जैसे कि थायरॉक्सिन वगैरह। ये सारी मेडिसिन जो होती हैं ये डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं और उस तरीके से इनको पेशेंट को दिया जाता है। एक लंबे ड्यूरेशन के लिए भी T3 T4 को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। और थोड़ा समटाइम ऐसा भी माना गया है कि स्ट्रेस भी इसका एक रीज़न हो सकता है, या फिर ज़्यादा बड़ा रीज़न भी स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। तो
कंट्रोल रखने के लिए हेल्दी डाइट का होना ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज इंक्लूड होनी चाहिए, प्लस मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं उनको बहुत कंट्रोल्ड मैनर में खाना होता है, डॉक्टर के तरीके से खाना होता है, और इस तरीके से हम TSH T3 को नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्यून डिसऑर्डर भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही हमारे अगेंस्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो कई बार हमारी बॉडी में ट्रैवल करने वाली, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करने वाली जो एंटीबॉडी होती हैं, जो हमें बाहर के खतरनाक पार्टिकल से बचाती हैं, फॉरेन पैथोजन से बचा रही होती हैं, वही एंटीबॉडी मिमिक करना शुरू कर देती हैं T3 और T4 जैसे। तो जिसकी वजह से हमारे पास T3 और T4 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको हम बोलते हैं कि हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो सम टाइम जो ऑटो इम्यूनिटी है वो भी इसमें एक रोल प्ले करती है आपके T3 और T4 को बढ़ाने में। इसके अलावा थायराइड का कैंसर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। तो आई होप आपको थायराइड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आज हो गई होगी। जो नॉर्मल रेंज होती है थायराइड के लिए वो 6 से नीचे होती है, यानी कि अराउंड 4 तक हमारे पास, 0.4 से लेकर के 4 तक हमारे पास क्या होता है, थायराइड एक नॉर्मल रेंज रखा गया है। लेकिन थायराइड का हार्मोन एक नॉर्मल रेंज में रखा गया है T3 T4। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा हो जाता है या इससे कम हो जाता है तो हम हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की और वीडियो बनाऊँ, किसी और डिजीज़ पर और वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मैं आपको उसी तरीके से आगे वीडियो बना करके दूंगी। थैंक यू। टिल देन, stay safe, stay healthy.